लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी का जो चैप्टर है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, चैप्टर नंबर जो 5 है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। चैप्टर का नाम है खनिज और ऊर्जा संसाधन। चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइन बाय लाइन में एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी को एक बार पढ़ लेना अत्यंत जरूरी है। जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, खास करके बीपीएससी के या बिहार दरोगा के या फिर आपका बिहार पुलिस के या एसएससी या रेलवे, अन्य किसी भी एग्जाम का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, थोड़ा आप दिमाग लगाओ। आपको एक नॉर्मल क्वेश्चन हर किताब में, बुक में मिल जाएगा आपको, लेकिन वहीं पर एक दो अच्छा क्वेश्चन अगर आ गया तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्योंकि वो छोटा क्वेश्चन, अगर मान लो कि मैंने औरंगजेब के बारे में चर्चा की, औरंगजेब किसका बेटा था, तो ये आपके किसी भी बुक में मिल जाएगा। लेकिन यहीं पर कोई ऐसी पॉलिसी से रिलेटेड बात आ जाए मुगल साम्राज्य के समय की, तो फिर आपको नहीं मिलेगा वो चीजें। वो एनसीईआरटी से लिया होता है, इसलिए एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ लेना अत्यंत जरूरी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और आज का जो चैप्टर है 10th क्लास के, वो है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। भू प्रॉपर्टी, पृथ्वी के जो ऊपरी परत है उसको हम भू प्रॉपर्टी कहते हैं। विभिन्न खनिजों के योग से बनी चट्टानों से निर्मित होती है। इसमें बहुत सारे खनिज उसमें मिल करके ये चट्टानों का निर्माण करता है। इन खनिजों का उपयुक्त जो शोधन करके ही क्या निकाली जाती है, धातु निकाली जाती है। खनिज हमारे जीवन के अति अनिवार्य भाग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। लगभग हर चीज जो हम इस्तेमाल करते हैं, एक छोटी सुई से लेकर एक बड़ी इमारत तक या फिर एक बड़ा जहाज तक, सभी के सभी खनिजों से बने हैं। जैसे रेलवे लाइन, सड़क के पत्थर, हमारे औजार, मशीनें, जितने भी चीजें हैं सभी के सभी जो हैं वो खनिजों से बने होते हैं। कार हो गए, बस हो गया, रेलवे लाइन हो गया, हवाई जहाज, जितने भी चीजें हैं वो खनिजों से निर्मित होते हैं और धरती से प्राप्त ऊर्जा के साधनों द्वारा चालित होते हैं। यहां तक कि भोजन भी खनिज होते हैं जिसे हम खाते हैं। मनुष्य ने विकास की सभी अवस्थाओं में अपनी जीविका तथा सजावट, त्योहार, धार्मिक अनुष्ठान के लिए खनिजों का प्रयोग किया है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान देंगे आप। यहां मैं खनिज की बात कर रहा हूं। खनिज एवं दंतमंजन से एक उजला मुस्कान। हमारे जो दंतमंजन होते हैं आपके दांत साफ करते हैं। कुछ अपघर्षक जो खनिज जैसे सिलिका, चूना पत्थर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या विभिन्न फॉस्फेट खनिज स्वच्छता में मदद करते हैं। आपका जो दंतमंजन किया जाता है, इसके लिए ये सारे जो हैं वो खनिज का उपयोग किया जा सकता है। फ्लूराइड, ध्यान दीजिएगा, जो दांतों को गलने से रोकता है, फ्लूओराइड नामक खनिज से प्राप्त होता है। तो फ्लूराइड जो है वो आपके दांतों को गलने से जो रोकता है वो फ्लूराइड नामक खनिज से प्राप्त होता है। अधिकतर दंतमंजन जो होता है वो टिटेनियम ऑक्साइड से सफेद बनाए जाते हैं, जो रक्टाइल, इल्मेनाइट, रयूटाइल, इल्मेनाइट या एनाटेज नामक खनिजों से प्राप्त होते हैं। बताइए, अब ये अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए, आप किसी भी बुक में ये पॉइंट्स आपको देखने को नहीं मिलेगा, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं। तो यही इंपॉर्टेंस होता है एनसीईआरटी का। अब आप जब यहां से क्वेश्चन पूछ दिया, आप कहेंगे कि भारी हो गया है क्वेश्चन, क्योंकि आपने एनसीईआरटी पढ़ा ही नहीं। तो जो अधिकतर दंतमंजन होता है वो टिटेनियम ऑक्साइड से सफेद बनाए जाते हैं,
जो र्यूटाइल, इल्मेनाइट, एनाटेज नामक खनिज से बनाई जाती है। कुछ जो दंतमंजन जो चमक प्रदान करते हैं उनका कारण है अभ्रक। अभ्रक के कारण उसमें चमक होती है। टूथब्रश पेस्ट की ट्यूब पेट्रोलियम से प्राप्त प्लास्टिक की बनी होती है। टूथ जो ब्रश होता है या पेस्ट की जो ट्यूब पेट्रोलियम से बना होता है, प्लास्टिक की बनी होती है। अब यह बताइए कि ये खनिज कहाँ पाए जाते हैं? जरा सोचिए, रोशनी देने वाला जो बल्ब होता है कितने खनिज उसमें प्रयुक्त होता है। यानी सभी सजीव वस्तुओं को खनिजों की आवश्यकता होती है। खनिजों के बिना जीवन प्रक्रिया नहीं चल सकती। यद्यपि हमारे पौष्टिक उपभोगों में 0.3% भाग ही खनिज है, तथापि ये इतने महत्वपूर्ण और गुणकारी हैं कि इनके बिना 99.7% भोज्य पदार्थों का उपयोग करने में आप सक्षम नहीं हो पाएंगे। अब भाई खनिज है क्या, ये इंपॉर्टेंट है। तो भूवैज्ञानिकों के अनुसार से खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाई जाती है। कठोर हीरा, नरम चूना तक सम्मिलित है। खनिज इतने विविध क्यों हैं? इतने प्रकार के खनिज क्यों हैं? आपने चट्टानों के विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं। आपने चट्टानों के बारे में पढ़ चुके होंगे। चट्टानें खनिजों के समरूप तत्वों के यौगिक हैं। कुछ चट्टानें जैसे चूना पत्थर केवल एक ही खनिज से बनी, लेकिन अधिकतर चट्टानें विभिन्न अनुपातों के अनेक खनिजों का योग है। यद्यपि 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है, लेकिन अधिकतर चट्टानों में केवल कुछ ही खनिजों की बहुतायत है। एक खनिज विशेष जो निश्चित तत्वों का योग है, उन तत्वों का निर्माण उस समय के भौतिक और रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम है। इसके बाद ही खनिजों में विविध रंग, कठोरता, चमक, घनत्व तथा विविध क्रिस्टल पाए जाते हैं। भूवैज्ञानिक इन्हीं विशेषताओं के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण किया है। भूगोलविदों और भूवैज्ञानिकों द्वारा खनिजों का अध्ययन। भूगोलविद स्थलाकृतियों की बेहतर जानकारी हेतु खनिजों का अध्ययन भूपृष्ठ के एक अंश के रूप में करते हैं। भूगोलवेत्ता खनिज संसाधनों के वितरण व खनिजों से संबंधित आर्थिक क्रियाओं से ज्यादा रुचि रखते हैं, परंतु एक भूवैज्ञानिक खनिजों का निर्माण प्रक्रिया, इसकी आयु व खनिजों का भौतिक एवं रासायनिक संगठन से संबंधित विषयों की जानकारी रखता है। सामान्य वाणिज्यिक जो व्यापारिक उद्देश्य हेतु खनिज निम्न प्रकार के। खनिजों का वर्गीकरण अगर हम बात करें तो तीन प्रकार के खनिज हैं। एक धात्विक, दूसरा अधात्विक और तीसरा ऊर्जा खनिज। एक आपको ऊर्जा में हो गया कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। अधात्विक में जो है वो लौह युक्त धातु है, अलह युक्त धातु है और बहुमूल्य खनिज है। लौह युक्त का मतलब हो गया जिसमें लोहा है, जैसे मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट, इनसे में लौह धातु है। और अलौह में लेकिन ये धातु है तांबा, शीशा, जस्ता, बॉक्साइट, ये सभी जो है अधात्विक है, धात्विक है, लेकिन लोहा की मात्रा नहीं होती। बहुमूल्य खनिज की बात करें तो सोना, चांदी, प्लेटिनम। अधात्विक की बात करें तो जिसमें धातु नहीं है,
जैसे अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चूनास, चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर। तो हमने देखा कि ये कितने प्रकार के हैं खनिजों का वर्गीकरण। खनिजों की उपलब्धता, खनिज कहाँ पाए जाते हैं? खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं। किसी भी खनिज के अन्य अवयवों या तत्वों के मिश्रण या संरचना हेतु अयस्क शब्द का प्रयोग किया जाता है। खनन के आर्थिक महत्व तभी है जब उसे अयस्क में खनिजों की संचयन पर्याप्त मात्रा में हो। खनिजों के खनन की सुविधा इनके निर्माण और संरचना पर निर्भर करता है। खनन सुविधा इसके मूल्य पर निर्धारित करती है। अतः हमारे लिए मुख्य शैल समूहों को समझना अत्यंत आवश्यक है जिनमें ये खनिज पाए जाते हैं। खनिज प्रायः निम्न शैल समूहों में प्राप्त होते हैं: अग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में। खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रांसों, विदरों में मिलते हैं। छोटे जमाव सिरों के रूप में भी, बृहद जमाव परत के रूप में भी पाए जाते हैं। इसका निर्माण भी अधिकतर समय तक होता है जब ये तरल अथवा गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे पृष्ठभूमि की ओर धकेले जाते हैं और ऊपर आते हुए ठंडे होकर के जम जाते हैं। जब ये ज्वालामुखी से फटती उड़ती है तो ऐसी स्थिति में इसमें से जो लावा निकल करके ये जमा हो जाती है, तो इससे जो बनता है उसको अग्नेय कहेंगे। जैसे कौन कौन से ऐसे हैं? मुख्य धात्विक खनिज, जस्ता हो गया, तांबा हो गया, जिंक हो गया, सीसा हो गया। इसी तरह शिराओं व जमावों के रूप में प्राप्त होते हैं। जस्ता, तांबा, जिंक, सीसा। अनेक जो खनिज अवसादी चट्टानों के अनेक खनिज संस्तरों या परतों में पाए जाते हैं। इनका निर्माण क्षैतिज परतों में निक्षेपण, संचयन, जमाव का परिणाम है। कोयला या कुछ अन्य जो लौह अयस्क का निर्माण होती है। उष्मा अथवा जो दबाव का परिणाम है। अवसादी चट्टानों में दूसरी श्रेणी के खनिजों में जिप्सम, पोटास, नमक या सोडियम सम्मिलित है। इसका निर्माण विशेषकर शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। खनिजों के निर्माण की एक नई विधि धरातलीय चट्टानों का अपघटन है। चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के बाद अयस्क वाली जो अवशिष्ट चट्टानें रह जाती है, बॉक्साइट का निर्माण इसी प्रकार होती है। पहाड़ियों के आधार या तथा घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं। ये निक्षेप, प्लेसर निक्षेप के नाम से भी जाने जाते हैं। इनमें प्रायः ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते। इन खनिजों में सोना हो गया, चांदी हो गया, टीन हो गया, ये सभी प्लेसर निक्षेप से जाने जाते हैं। इनमें प्रायः ये खनिज पाए जाते हैं। कौन कौन सा भाई? पहाड़ियों के आधार या घाटी से। अब यही क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। प्लेसर निक्षेप के द्वारा जो है वो कौन से खनिज जो है वो निकलता है? सोना, चांदी, टीन और प्लेटिनम। अब ये कहीं पर लिखा नहीं होगा। पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल से रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में भी ऐसे खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, आगे महासागरीय जल में भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, लेकिन इसमें अधिकांश व्यापक रूप से विस्तृत होने के कारण इसकी आर्थिक सार्थकता कम है। फिर भी सामान्य नमक, मैग्नीशियम, ब्रोमाइन, ये सभी समुद्री जल से ही डिराइव्ड होते हैं। महासागरीय तलिद भी
मैग्नीज ग्रंथिकाओं जो नोडल्स होता है उसी में होता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, थोड़ा ध्यान देंगे क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा ही जाएगा। वैसे लिखा भी है रोचक तथ्य, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। रेट होल, जो रेट होल खनन है वो क्या क्या है? क्या आप जानते हैं कि भारत में अधिकांश खनिज जो हैं वो राष्ट्रीयकृत है। इसका निष्कर्षण सरकारी अनुमति के बाद ही यह संभव है, किंतु जो उत्तर और पूरब वाला जो पार्ट है, ये भारत के अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में खनिजों का स्वामित्व व्यक्तिगत समुदायों को प्राप्त है। जैसे मेघालय में कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, उसके बाद आपका उत्तर पूरब इधर हो गया, ये वाला एरिया, चूना पत्थर, डोलोमाइट एवं विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। जोबाई और चेरापूंजी में कोयले का खनन परिवार के सदस्य द्वारा एक लंबी संकीर्णन सुरंग के रूप में पाया जाता है, जिसे रैट होल खनन कहते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इन क्रियाकलापों को अवैध घोषित किया और सलाह दी कि इसे तुरंत रोक दिया जाना चाहिए। इसमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इन क्रियाकलापों को अवैध घोषित कर दिया, जिसने सलाह दी कि इसे तुरंत रोक देना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। पूर्वी जो पार्श्वों पर गुजरात, असम की तलछटी चट्टानों में मुख्यतः खनिज तेल निक्षेप पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय शैल क्रम के साथ राजस्थान में अनेक ऐसे अलोह खनिज पाए जाते हैं। कहाँ पे? राजस्थान में अलोह, ध्यान रखना, अलोह वाला जो है प्रायद्वीपीय शैल के साथ राजस्थान में अनेक अलोह खनिज पाए जाते हैं। गुजरात और असम वाला तलछटी में चट्टानों में खनिज तेल पाए जाते हैं। उत्तरी भारत को उत्तर कश्मीर सब साइड में विस्तृत जो उत्तराखंड सब वाला एरिया है, इसमें जलोढ़ मैदान के आर्थिक महत्व के खनिजों से लगभग विहीन है। इस एरिया में यह विभिन्नताएं खनिजों की संरचना के अंतर्ग्रस्त जो भूगर्भिक संरचना है उन प्रक्रियाओं और समय के कारण से हुआ है। ई वाला एरिया की बात कर रहा हूं, बिहार जो है वो, उसके बाद आपको उत्तराखंड है, ये सब एरिया है। अब हम भारत के कुछ प्रमुख खनिजों के वितरण का अध्ययन करेंगे। सदैव स्मरण रखें, याद रखें कि अयस्क में खनिज का सांद्रण, उत्खनन की सुगमता एवं बाजार की निकटता, किसी संचयन यानी रिजर्व की आर्थिक जो जीवयता होती है उसको प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अतः मांग की पूर्ति के लिए अनेक संभव विकल्पों से चयन करना पड़ता है। ऐसा हो जाने के बाद खनिज निक्षेप तथा भंडार खदान में परिवर्तित हो जाती है। लौह खनिज, अगर हम लौह खनिज की अगर बात करें तो धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य के 3 भाग का योगदान है। जो धात्विक खनिज के जो जितने उत्पादन होते हैं उसके 3/4 भाग का हिस्सा जो है वो लौह खनिज का है। ये धातु शोधन उद्योगों के विकास को मजबूत करने में प्रदान करती है। भारत अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के बाद बड़ी मात्रा में धात्विक खनिजों का निर्यात करता है। लौह अयस्क, आयरन ओर। लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज है, औद्योगिक विकास की रीढ़ है।
भारत में लौह विपुल संसाधन है। भारत उच्च कोटि के लोहा अंश युक्त लौह अयस्क में धनी है। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। मैग्नेटाइट जो है वो सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है, जिसमें आपको 70% लोहा का अंश पाया जाता है मैग्नेटाइट। इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होता है, जो विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से उपयोगी है। हेमेटाइट जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है, जिसका अधिकतम मात्रा में उपभोग हुआ है, किंतु इसमें लोहा के अंश की मात्रा मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ी सी कमी है। इसमें लोहा का अंश 50 से 60% है। वर्ष 1819 में लौह अयस्क का लगभग समस्त उत्पादन 97% ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड से प्राप्त हुआ। 97% लौह अयस्क का। 3% में पूरा राज्य यानी ओडिशा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक और झारखंड, मात्र 4 ऐसे राज्य में 97%, 3% में पूरा राज्य। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये वर्ड, ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यही पूछेगा आपसे। कन्नड़ भाषा में कुदिरे शब्द का अर्थ क्या होता है? तो कुदिरे शब्द हो गया घोड़ा। कर्नाटक के जो पश्चिमी, कर्नाटक ये हो गया, इसके जो पश्चिमी वाला पार्ट ये वाला हो गया। सबसे ऊंची चोटी घोड़े के मुख से मिलती जुलती है। घोड़े का जो मुख होता है ऐसे, इससे मिलती जुलती है। बेला डीला की पहाड़ियां बैल के जो हम्प होते हैं के डील से मिलती जुलती है, जिसके कारण इसका नाम पड़ा बैल के डील की तरह, इसलिए इसका नाम बेला डीला पड़ा। ध्यान दे दीजिए, देख सकते हैं कि ये कैसा है, कन्नड़ भाषा में घोड़ा टाइप का है। लौह अयस्क खदान है ये। वाह, ठीक है। तो भारत में लौह अयस्क की पेटियां, ओडिशा और झारखंड की बात करें, ओडिशा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज, इंपॉर्टेंट हो गया। मयूरभंज आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मयूरभंज कहाँ है? तो ये हेमेटाइट किस्म का जो सर्वोत्तम होता है लौह अयस्क, मयूरभंज केदुरझर जिलों में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। उड़ीसा की बात कर रहा हूं। इसी से सन्निध जो झारखंड के सिंह भूमि जिले हैं, उसमें गुआ और नोआ मुंडी से जो हेमेटाइट अयस्क, नोआ मुंडी और सिंह भूमि जिले में गुआ, इनसे खनन किया जाता है लौह अयस्क का। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी, यह पेटी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी इंपॉर्टेंट हो गया, याद कर लीजिए। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, इन राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के जो छत्तीसगढ़ के बेला डीला पहाड़ी श्रृंखलाओं में अति उत्तम कोटि का हेमेटाइट पाया जाता है, जिसमें इस गुणवत्ता के लौह के 14 जमाव मिलते हैं। इसमें इस्पात बनाने वाले आवश्यक सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण विद्यमान है। इन खदानों का लौह अयस्क विशाखापट्टनम से जापान और दक्षिण कोरिया को निर्यात की जाती है। लौह अयस्क विशाखापट्टनम से जापान और दक्षिण कोरिया को निर्यात की जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, बल्लारी
चित्रदुर्ग या चिक्कमंगलूर, तुमकुरुपेटी। कर्नाटक की ये पेटी है। बल्लारी, चित्रदुर्ग और चिक्कमंगलुरु, जो तुमकुरुपेटी, ये आपका कर्नाटक का लौह अयस्क पेटी है। कर्नाटक के पश्चिमी भाग में अवस्थित कुद्रेमुख की खानें 100% निर्यात इकाई है। कुद्रेमुख निक्षेप संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में से एक माने जाते हैं। लौह अयस्क कदर्म के रूप में पाइपलाइन द्वारा मंगलोर के निकट एक पत्तन पर भेजा जाता है। महाराष्ट्र गोवा पेटी, महाराष्ट्र गोवा पेटी, यह पेटी गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में स्थित है। यह पेटी, यद्यपि यहाँ का लोहा उत्तम प्रकार का नहीं है, तथापि इसका दक्षता से दोहन किया जाता है। मरगामो पत्तन में इसका निर्यात किया जाता है, जो गोवा में है। मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में किया जाता है। खास करके इस्पात के विनिर्माण में किया जाता है इसका प्रयोग। 1 टन इस्पात बनाने में 10 केजी मैग्नीज का आवश्यकता होती है। इस्पात को बनाने में 10 केजी मैग्नीज का। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं, पेंट बनाने में किया जाता है। मैग्नीज का बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। 1 टन इस्पात बनाने में 10 केजी मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा, अभी आप कहिएगा कि कहीं है लिखा हुआ, हमको दिखा दीजिए, आप लूसेंट में किसी भी बुक में आप लिखा हुआ दिखा दो, नहीं होगा ये क्वेश्चन। ब्लीचिंग पाउडर में मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है, कीटनाशक दवाओं के प्रयोग में किया जाता है, पेंट बनाने में की जाती है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जो मैं कह रहा हूं वहीं से आएगा। अब ये ग्राफ आप जो देख रहे होंगे, मैग्नीज उत्पादन में राज्य की बात है, कहां पर कितना मैग्नीज की बात करें तो आपको ये ग्राफ से क्लियर हो गया होगा कि सबसे ज्यादा मैग्नीज का उत्पादन मध्य प्रदेश में, दूसरे स्थान में हो गया आपका महाराष्ट्र, तीसरे स्थान में आपका हो गया उड़ीसा, चौथे स्थान में कर्नाटक, 5वें में आंध्र प्रदेश, छठा में अन्य 2%। ये क्लियर हो गया आपको। अब देखो, ध्यान दो, यहां पर कुछ महत्वपूर्ण खनिजों के वितरण के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्ति करेंगे। लौह जो अयस्क क्षेत्र वाला है एरिया, उसको देखो आप कहां है। इंपॉर्टेंट, लौह अयस्क क्षेत्र वाला एरिया। तो ये क्लियर करना कैसे है, ये देखो आप, इसके फिगर से आपको क्लियर करना है। ध्यान देना, समझना, ग्राफ में देखोगे याद हो जाएगा। लौह अयस्क वाला एरिया आप देख सकते हैं। पहले आप 28 राज्य देख रहे होंगे। इसी एरिया में ज्यादातर तो खनिज हैं। 4 मैंने राज्य का नाम लिया, ज्यादा से ज्यादा वहीं पे। अब ये देखो, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। ये देख लो कुछ राज्य, रत्नागिरी, अब जो बॉर्डर पर है महाराष्ट्र और गोवा के, मारमुगाओ जो ये हैं। इसके बाद आप ये देखो, दूसरा वाला जो ये एरिया है, ये है आपका कर्नाटक में हो गया शिवमोग्गा, कुदेर जो मुख है, चित्रदुर्ग है, ये सब थोड़ा हाईलाइटेड है। बल्लारी हो गया, ये थोड़ा आपका आ गया आंध्र प्रदेश वाले एरिया में, ठीक है, दोनों के बॉर्डर पे। तो ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है, कुछ क्षेत्र उधर भी है। चिक्कमंगलुरु जो है, ये सब एरिया आपको कहाँ लौह अयस्क के लिए फेमस है। लौह अयस्क के लिए और भी है फेमस, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर, ये वाला जो एरिया है आपका, ये एरिया में आप क्या देख रहे हो, ये है आपका आंध्र प्रदेश, ये हो गया आपका उड़ीसा, तो ये हो गया आपका छत्तीसगढ़ वाला एरिया जो होगा, उसमें आपको ये भंडारण देखने को मिलता है, दुर्ग वाला ये सब एरिया जो है। उसके बाद आपको दिखाई देगा क्या, लौह अयस्क खाने, ये लौह अयस्क क्षेत्र था। आज खान कहाँ कहाँ है,
तो आपको लाल लाल जितना भी दिख रहा है वो सभी खान है। तो तुमकुरु है जो लौ अयस खान है, ठीक है। लाल वाला एरिया जितना भी है तो खास करके जहां पे लोहा का उत्पादन होगा वही ना खान होगा। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखो लौह अयस्क निर्यातक पत्तन की अगर हम बात करें तो काला वाला एरिया देखो, ये आप देख सकते हो यहाँ पर कर्नाटक वाला एरिया में मंगलुरु लौह अयस्क वाला, मामा गारो, उसके बाद आपको नहीं दिखाई देगा, दो मेन हाईलाइटेड है, ध्यान रखें। मैग्नीज की आप अगर हम बात करें कि उत्पादन कहाँ पे होता है, अगर मैग्नीज की बात करें तो ये आपको देखना है, समझना है कि मैग्नीज वाला एरिया कौन सा होगा। तो मैग्नीज वाला एरिया, मैग्नीज वाला जो एरिया है ये आप देख लो कर्नाटक और आपको गोवा वाला एरिया में दिखाई देगा। यहां पर देखो आप, ये सारे मैग्नीज वाला है। बॉक्साइट की अगर हम बात करें ये भी आपको ज्यादातर इसी सब राज्यों में ज्यादातर दिखाई देगा। अभ्रक वाला भी देख सकते हो आप, अभ्रक वाला भी जो है ये राजस्थान में दिखाई देगा थोड़ा, ठीक है, आंध्र प्रदेश में दिखाई देगा। ये सब थोड़ा मोड़ा हजारीबाग गया यानी बिहार में भी अभ्रक है। ये सब सारा चीज आपको कुछ कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैंने आपको फिगर के साथ आपको बताया कि कहाँ पर कौन सा कितना खनिज है, इसके बारे में हम लोगों को समझना है। अभी खनिज से रिलेटेड बहुत ही पेज है, यानी 15 पेज है जिसको हम लोगों को समझना है। अभी तक हम लोगों ने 5 पेज का अध्ययन किया, छठे पेज पे हम चलेंगे। देखो भारत में जो लौह अयस्क मैग्नीज कोयला इस्पात उद्योग के वितरण वाले मानचित्र का अध्यापित कीजिए। और आप क्या आप संबंध देखते हैं, अब देख लीजिए। अलौह, तो अलौह खनिज क्या है? भारत में अलौह खनिजों में संचित राशि व उत्पादन अधिक संतोषजनक नहीं है। यद्यपि ये खनिज जिनमें तांबा, बॉक्साइट, सीसा, सोना आदि आते हैं, अलौह में जिसमें लोहा नहीं है, धातु शोधन, इंजीनियरिंग और विद्युत उद्योगों में बहुत ही ज्यादा इसका जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आइए और हम लोग तांबा बॉक्साइट का वितरण को समझते हैं। भारत में अगर तांबे के भंडारण या उसके उत्पादन की क्रांतिक रूप से न्यून है, ना के बराबर, ये जो है वो मैलिएबल है, मतलब इसे हथौड़ा से पीट पीट कर इसे चादर के रूप में बनाया जा सकता है। ये तन्य होता है तांबा। ये ताप के सुचालक होने के कारण तांबा का उपयोग बिजली के तार बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक्स के किसी भी सामान बनाने में, रासायनिक उद्योगों में किया जाता है। मध्य प्रदेश की जो बालाघाट है उसकी खदान में 52% तांबा उत्पन्न करती है, लेकिन झारखंड की सिंहभूमि जिला में तांबा का मुख्य उत्पादक है। वहीं पे राजस्थान की खेतरी जो खदानें हैं वहां पर भी तांबा का यही क्वेश्चन आपको पूछता है और आपको लगता है कि लूसेंट से पूछ दिया, लेकिन यहीं से आपको क्वेश्चन आपको जब पूछा जाएगा मध्य प्रदेश की बालाघाट की खदानें देश में, अब यहां पर प्रतिशत नहीं लिखा होगा किसी बुक में, यहीं आप फंस जाओगे। तो 52% तांबे उत्पादन बालाघाट में होती है, 48% में सब जगह। तो झारखंड की सिंहभूमि में, वहीं पर राजस्थान की खेतरी, ये तीनों आपको हाईलाइटेड फैक्ट हो गया। किसको लेकर के? तांबा की खदानों को लेकर के। थोड़ा देख लीजिए, मलजन खंड में तांबा का खदान। बॉक्साइट, अनेक अयस्कों में एल्यूमिनियम पाया जाता है। बहुत सारे अयस्क हैं जो एल्यूमिनियम पाए जाते हैं, परंतु सबसे अधिक एल्यूमिना क्ले जैसे दिखने वाला पदार्थ बॉक्साइट से ही प्राप्त होते हैं। बॉक्साइट निक्षेपों की रचना एल्यूमिनियम सिलिकेटों से समृद्ध व्यापक भिन्नता वाली चट्टानों में विघटन होती है। एल्यूमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि यह लोहे जैसी शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्का
और सुचालक भी होता है। इसमें अत्यधिक घात वर्धिता मेलिएबिलिटी भी पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश ओडिशा में सबसे ज्यादा बॉक्साइट देखने को मिलेगा आपको। बॉक्साइट उत्पादन में राज्यों की अगर हम बात करें 18-19 की आंकड़ा के अनुसार, तो उड़ीसा में 65%। अब 35% में आप सभी जगह ले लो, जिसमें झारखंड दूसरे स्थान में, तीसरे स्थान पे गुजरात, चौथे पे छत्तीसगढ़, सातवें पर आपको, तो पहला वाला आपका इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा में सबसे ज्यादा बॉक्साइट पाया जाता है, झारखंड में भी पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में भी पाया जाता है, मध्य प्रदेश में और 1% में पूरे राज्य में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी सर्वोच्च पारा विद्युत शक्ति ऊर्जा हार्स निम्न गुणांक विंसवाहन गुण और उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधकता के कारण अभ्रक विद्युत और अभ्रक के बारे में पढ़ना। अब हम लोग पढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा गड़बड़ हो गया। इधर देखेंगे, पहले ये वाला लाइन थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद अभ्रक पर चलेंगे। भारत में बॉक्साइट के जो निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक के पठार, बॉक्साइट में अमरकंटक के पठार, तो उड़ीसा में सबसे ज्यादा अब देख लिए बॉक्साइट, मैकाल की पहाड़ियां, उसके बाद आपको बिलासपुर कटनी के पठारी प्रदेश में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। भारत में बॉक्साइट कहां पर, तो अमरकंटक की पहाड़ी, मैकाल की पहाड़ियां और बिलासपुर की कटनी के पठारी में पाई जाती है। ठीक ना। ओडिशा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। यहां कोरापुट जिले में पंचपतमाली निक्षेप राज्य के सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट है। यही इंपॉर्टेंट हो गया, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, यही इंपॉर्टेंट हो गया। कोरापुट जिले में, कौन से जिले में, कोरापुट जिले में पंचपतमाली निक्षेप राज्य के सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट निक्षेप है। अब इंपॉर्टेंट, एक बार अध्ययन करने के बाद अगर ऑब्जेक्टिव इसका मान लेते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इस चैप्टर से। हाँ, ऑब्जेक्टिव मान लेना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट। और आपको, आप हम पे विश्वास रखिए, किसी भी बुक में ये फैक्ट नहीं मिलेगा। एल्यूमिनियम की खोज के बाद सम्राट नेपोलियन तृतीय अपने कपड़ों पर एल्यूमिनियम से बने हुए हुक बटन पहनता था। अब क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा सम्राट अपने कपड़ों पर एल्यूमिनियम से बने हुए हुक और बटन पहनता था, अभी दिखा दीजिएगा किसी किताब में, तथा अपने खास मेहमानों को एल्यूमिनियम से बने ही बर्तनों में भोजन कराता और आम मेहमानों को सोने और चांदी के बर्तनों में भोजन परोसा जाता था। इस घटना के 30 वर्ष बाद पेरिस के भिखारियों के पास एल्यूमिनियम के बर्तन एक आम बात थी। इसलिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया, नेपोलियन तृतीय से रिलेटेड। अभी कहिएगा आप किसी बुक में था ही नहीं, अब बुक आपका एनसीईआरटी में है, इसलिए इसको बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट दिए होते हैं, जो हम लोग इसको पढ़ के जाते नहीं हैं, इसलिए क्वेश्चन में फंस जाते हैं। अभ्रक के बारे में हम बात करें, अगर अभ्रक अधात्विक खनिज की बात करें, अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटों अथवा पत्तन क्रम में पाया जाता है। इसकी चादरों में विपाटन आसानी से हो जाता है। ये पत्रें इतनी महीन हो सकती है कि इसकी 1000 परतें कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई में समाहित हो जा सकती है।
अभ्रक पारदर्शी होता है, काला होता है, हरे, लाल, पीले, भूरे रंग का हो सकता है। इसकी सर्वोच्च परावैद्युत शक्ति, ऊर्जा, हार्स, निम्न गुणांक, विहंस वाहन के गुण, उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधकता के कारण अभ्रक विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले अपरिहार्य खनिजों में से एक है। अभ्रक के निक्षेप छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठारी किनारों पर पाए जाते हैं। बिहार झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग पेटी अग्रणी उत्पादक है। बिहार झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग पेटी ये अग्रणी हैं अभ्रक के। राजस्थान के मुख्य अभ्रक उत्पादक क्षेत्र अजमेर के पास। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर अभ्रक पेटी भी एक महत्वपूर्ण उत्पादक पेटी है। तो आज की इस वीडियो में मैं इतना ही रहने देता हूं। आगे आपको अभी और भी पढ़ना है, क्योंकि ये चैप्टर आपको लगभग 7 चैप्टर तक हमने खत्म किया आपका। अब आपको अभी लगभग 15 चैप्टर का ये है, 15 पेज का, जिसमें आपको 7 चैप्टर मैंने खत्म कर दिया। आप 7, 8 एक और पार्ट में आपका ये चैप्टर खत्म हो गया।